हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स पे। मेरा नाम आशीष कपलेश और आज चर्चा करने जा रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 28 से लेकर 30 तक। तो बेटा हमेशा की तरह आज भी यही उम्मीद लगा के बैठा हूं मैं कि आप लोग पेन और पेपर लेके बैठे होंगे, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो पहला अटेम्प्ट आप लोगों का होगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो शुरू करते हैं कहानी जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 28 जो हमसे कहता है वो ये है, द लेफ्ट ब्लॉक इन द फिगर moves at a speed of v towards the right block which is placed in equilibrium. equilibrium बोले तो वो रेस्ट पे है अभी, ठीक है। All the collisions to take place are elastic. जितने भी collisions है वो सारे elastic collision है, और जो surface है वो frictionless है। जो surface है वो frictionless है। Show that the motion of the two blocks are periodic. आपको ये शो करना पड़ेगा कि जो motion of the two blocks है वो क्या है, periodic है। Find the time period of these periodic motion, और आपको साथ ही साथ टाइम पीरियड भी फाइंड करना पड़ेगा। एंड इट इज ऑल्सो गिवन दैट यू कैन नेग्लेक्ट द विड्थ। जो विड्थ है ना ब्लॉक्स की, उनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं आप। करो, डेफिनेटली करो, ब्लॉक्स की विड्थ कंसीडर नहीं करनी आपको, ठीक है। तो जो भी कोलिजन होगा वो इलास्टिक है। साथ ही साथ आप देख सकते हो कि यहां पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल चीजें नहीं है, यानी कि मोमेंटम कंजर्वेशन भी लग सकता है। साथ ही साथ आप देखो तो सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स यहां पे काम कर रहा है। स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहा है, तो एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा सकते हो। इतनी हिंट मैंने दे दी, अब खुद से ट्राई करो, देखो क्या आंसर आता है इसका। ट्राई किया सभी ने, कैसे करें साहब? तो पहले फील लेते इस क्वेश्चन का, फील क्या है। पहले मैं इनको नामकरण दे दूं। इसका नाम हमने मान लिया ए और इसका नाम हमने मान लिया बी। ये लेफ्ट ब्लॉक राइट ब्लॉक कंफ्यूजन करेगा, है ना। तो हमने बोला कि एक ब्लॉक है ए और एक ब्लॉक है बी। तो बेटा जी कहानी कुछ इस प्रकार से चलेगी कि ए वाला ब्लॉक v वेलोसिटी से जाएगा और टकराएगा बी वाले ब्लॉक के साथ। अब क्योंकि इलास्टिक जो कोलिजन्स है वो सारे इलास्टिक है, तो आपने ये कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ा होगा कि अगर कोई पार्टिकल जिसका मास m है और इसका नाम a है, मूव कर रहा था v वेलोसिटी से, और अगर ये टकराता है किसी और पार्टिकल से जिसका मास m है और इसका नाम b है, तो अगर इलास्टिक कोलिजन है, अगर इलास्टिक कोलिजन है तो ये आपस में वेलोसिटीज को एक्सचेंज कर लेते हैं। b वाला रेस्ट पे था ना, b वाला रेस्ट पे था ना, इसकी वेलोसिटी 0 थी, तो ये वेलोसिटी a के पास चल जाएगी सॉरी और b वाला मूव करेगा v वेलोसिटी। पता है तुम लोगों को, सभी को पता है ना। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पे भी लगने वाला है। यहां पे भी ऐसा होगा, a वाला ब्लॉक आएगा, टकराएगा, टकराने से इलास्टिक कोलिजन है, वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएगी। a वाला यहां पे आके रुक जाएगा और b वाला आगे जाएगा। यहां तक की लेंथ l दे रखी है उन्होंने, यानी कि a वाला ब्लॉक यहां पे आके रुक जाएगा और b वाला अब आगे जाएगा। आगे जाके स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, स्प्रिंग का कंप्रेशन होगा और फिर से ब्लॉक बी रुक जाएगा जब स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगा। ये ब्लॉक बी आगे गया आगे गया आगे गया, स्प्रिंग को कंप्रेस करते हुए आगे जा रहा है, स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन आ गया, अब ये ब्लॉक बी रुक गया। यहां पे स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन है, ब्लॉक बी रुक चुका है, और अब क्या होगा, ये स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में वापस आना चाहती तो ब्लॉक बी को धक्का मारेगी फिर से, जिसके कारण ब्लॉक बी अब इधर आएगा। फिर से ये ब्लॉक बी इधर आएगा और यहां पे ऑलरेडी ए है, उसके साथ कोलिजन होगा, फिर से वेलोसिटी का एक्सचेंज, और ए वाला ब्लॉक अब इधर जाएगा फिर से। सॉरी बच्चे, हाँ जी। तो ऐसी ही कहानी यहां पे भी लगने वाली है। क्या बोलेंगे कि साहब ए वाला जाएगा बी के साथ टकराएगा, बी को अपनी वेलोसिटी देगा, बी वाला ब्लॉक आगे जाएगा, स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, बाद में स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में आना चाहती थी तो वो फिर से ब्लॉक को इधर धक्का मारेगी। जैसे ही वो ब्लॉक यहां पहुंचेगा उसके पास वेलोसिटी आएगी v, जो कि वो a को ट्रांसफर कर देगा फिर से, जिसके कारण a वाला ब्लॉक इधर जाएगा। ए वाला ब्लॉक इधर जाएगा, दीवार से टकराएगा, इलास्टिक कोलिजन है, फिर से वापस आएगा, सेम वेलोसिटी से टकराएगा, वेलोसिटीज का एक्सचेंज होगा, स्प्रिंग कंप्रेस होगी और प्रोसेस चलता रहेगा। तो इसकी फील दे देता हूं मैं थोड़ा सा डायग्राम बना बना के,
ठीक है, तो एक बार डायग्राम बना के इसका फील दे देता हूं, बाकी तो तुम दिमाग लगा ही लोगे उसके बाद फिर। तो सबसे पहला डायग्राम तो यही रहेगा बेटा, जिसमें कि हमने बोला कि साहब ये ए वाला ब्लॉक v वेलोसिटी से जाएगा, ये b वाला ब्लॉक जो कि रेस्ट पे है अभी। ठीक है, चलो ये डायग्राम तो बना हुआ है, मैं वो वाला केस कंसीडर करता हूं जब कोलिजन हो जाएगा। तो बेटा आफ्टर कोलिजन का केस कंसीडर करूं मैं, आफ्टर कोलिजन का केस मैं कंसीडर करता हूं। तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा कि साहब ये ए वाला ब्लॉक ये तो आ जाएगा रेस्ट पे, और ये बी वाला ब्लॉक ये जाएगा अब इधर की तरफ वी वेलोसिटी से। स्प्रिंग अभी अपने नेचुरल लेंथ पे है, मैं जस्ट आफ्टर कोलिजन कंसीडर कर रहा हूं, मैं कंसीडर कर रहा हूं जस्ट आफ्टर कोलिजन। जस्ट आफ्टर कोलिजन बी को वेलोसिटी मिली वी, स्प्रिंग अभी अपने नेचुरल लेंथ में ही है, स्प्रिंग इन नेचुरल लेंथ। तो अभी भी स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में है, अभी कोई कंप्रेशन नहीं हुआ है। ठीक है, हां अब कंप्रेशन शुरू हो जाएगा, पर इसके बाद से कंप्रेशन शुरू हो जाएगा जस्ट आफ्टर द कोलिजन। अभी की कहानी है कि जैसे टक्कर हुई, टक्कर होने के बाद ए वाला रुक गया, ए वाला क्या हुआ बेटा, रुक गया, और बी वाला मूव करने लगा विद द वेलोसिटी ऑफ वी। ठीक है, अब मैं सिर्फ बी को कंसीडर करता हूं थोड़ी देर के लिए, मैं थोड़ी देर के लिए सिर्फ बी वाले को कंसीडर करता हूं। तो कंसीडरिंग बी ओनली, कंसीडरिंग बी ओनली, तो बी को कंसीडर करें तो कहानी कैसी बनेगी साहब, बी यहां पे था, इधर मूव कर रहा था, लेकिन कुछ समय के बाद मैंने देखा कि उसने स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया। सिर्फ बी को कंसीडर कर रहे हैं हम, है ना। तो बी वाला यहां पे था v वेलोसिटी से, वो आगे बढ़ा, कंप्रेशन कितना किया उसने x। बी वाला ब्लॉक वेलोसिटी v थी, आगे बढ़ा, उसने स्प्रिंग को कंप्रेस किया, कंप्रेशन कितना आया x। फिर स्प्रिंग से रहा नहीं गया, स्प्रिंग ने बोला भैया तुम अगर हमें कंप्रेस करोगे तो हम ऐसे टॉलरेट नहीं करेंगे बार बार। स्प्रिंग ने बोला कि तुम अगर हमें ऐसे कंप्रेस करोगे तो हम ऐसे टॉलरेट नहीं करेंगे बार बार, और तुम्हें धक्का मार के बाहर निकाल देंगे फिर। सॉरी बच्चे, थोड़ा सा मैनेज कर लेना, आज थोड़ी सी तबीयत ढीली है ना, थोड़ी सी तबीयत खराब है मेरी, मैनेज कर लेना आज। हाँ जी बेटे, तो बी यहां पे था, स्प्रिंग कंप्रेस हो चुकी थी बहुत ज्यादा, स्प्रिंग से रहा नहीं गया, उसने बोला भैया बहुत हो गया तुम्हारा, अब हम तुम्हें दूर भगाएंगे। तो स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में आना चाहती थी, इसलिए इसने बॉक्स को धक्का मारा दूसरी तरफ। यहां पे ब्लॉक v वेलोसिटी से इधर जा रहा था, अब वही ब्लॉक v वेलोसिटी से इधर जाएगा। बेटा सेम पोजीशन पे वेलोसिटी वही रहेगी। ये किस बेसिस पे कह रहे हो आप सर, किस आधार पे आप ये वाली बातें कह रहे हो? तो मैं इस आधार पे कह रहा हूं कि एनर्जी का कंजर्वेशन होता है। एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से जब v वेलोसिटी थी तो उसने यहां पे x कंप्रेशन दिया, तो जब वो अपने नेचुरल लेंथ में आएगा बेटा, जब वो अपने नेचुरल लेंथ में वापस आएगा तो बॉक्स यहां पहुंचेगा। वैसे बॉक्स यहां पहुंचा, उसके पास फिर से कितनी वेलोसिटी आ जाएगी, v वेलोसिटी आ जाएगी। समझ लो ना, यहां से बॉक्स फिर से इधर आया, x इलोंगेशन हुआ, यहां से बॉक्स फिर से इधर आया, x इलोंगेशन हुआ, नेचुरल लेंथ में आ गई स्प्रिंग अपने, तो ब्लॉक b के पास वेलोसिटी क्या आएगी, v। चलिए भाई, बहुत शानदार। अगर b के पास v वाली वेलोसिटी आई तो यहां पे तो कोई और भी प्रेजेंट था, हाँ बेचारा कोई इंतजार कर रहा था b का, कोई यहां पे b का इंतजार कर रहा था, रुका हुआ था b के लिए कि b आएगा तो हमें वेलोसिटी देके जाएगा। तो जैसे b वापस आया, वो a से टकराया, तो आओ इसको अगले पेज पे बना लेता हूं। जैसे b वापस आया, वो a से टकराया और a को अपनी वेलोसिटी दे दी। b आ गया अब रेस्ट पे, b आ गया फिर से रेस्ट पे, और उसने अपनी वेलोसिटी दे दी किसको, a को। अब a वाला जाएगा यहां पे v वेलोसिटी से जाएगा, दीवार से टकराएगा, और दीवार से टक्कर जो होगी वो होगी इलास्टिक।
इलास्टिक कोलिजन की वजह से वो फिर से इधर आएगा, फिर से बी से टकराएगा, बी आगे जाएगा, कंप्रेशन होगा, फिर से वापस आएगा, फिर से ए को टकरा के अपनी वेलोसिटी दे जाएगा। पूरा प्रोसेस चलता रहेगा, पूरा प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा। मतलब ये चीज तो हमें समझ आ गई कि सर ये पीरियोडिक मोशन तो हो रहा है ना, लेकिन इसको कैसे मतलब हम दिखाएं कैसे? तो आपने चलो फील करा दिया, पर लिखेंगे भी तो सही इक्वेशन के फॉर्मेट में, है ना। ये तो चलो आपने फील करा दिया कि ए वाला यहां देखो, यहां से देखो, ए वाला इधर आ रहा था, बी से टकराया, बी को अपनी वेलोसिटी दी, बी आगे बढ़ा, आगे बढ़ के उसने स्प्रिंग को कंप्रेस किया, फिर से स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में आना चाहता था, इसलिए उसने बी को दूर भगाया। तो आप देख रहे होंगे कि ऑसिलेशन जो यहां पे हुआ, जो ऑसिलेशन यहां पे हुआ है बेटा, वो आप देख रहे होंगे। तो वो किस प्रकार का ऑसिलेशन हुआ है आप भी देख लो। क्या कंप्लीट ऑसिलेशन हुआ? नहीं सर, हाफ ऑसिलेशन हुआ है। ये मीन पोजीशन, ये वाली कौन सी थी? मीन पोजीशन। अरे यार, ये थी हमारी मीन पोजीशन और ये थी हमारी एक्सट्रीम पोजीशन। फिर से वो क्या हुआ? एक्सट्रीम से आ गया मीन पोजीशन पे। क्या ये बी वाला ब्लॉक इसके आगे जा पाया? नहीं जा पाया सर इसके आगे वो, यानी कि कंप्लीट ऑसिलेशन नहीं हुआ, सिर्फ हाफ ऑसिलेशन हुआ है यहां पे। यहां पे कंप्लीट ऑसिलेशन नहीं हुआ, बल्कि सिर्फ हाफ ऑसिलेशन हो पाया। अगर ये ए वाला ब्लॉक नहीं होता, अगर ये ए वाला ब्लॉक नहीं होता तो बी और आगे जाता, कंप्लीट ऑसिलेशन करके फिर वो ऑसिलेट करता रहता। लेकिन ए वाला ब्लॉक आ गया, जिसकी वजह से यहां पे सिर्फ आधा ही ऑसिलेशन हो पाया, यानी कि मीन पोजीशन से गया एक्सट्रीम पे, एक्सट्रीम से आया मीन पे, फिर उसको इधर भी जाना चाहिए था, लेकिन इधर नहीं जा पाया क्योंकि यहां पे ए वाला ब्लॉक प्रेजेंट था। ठीक है साहब, समझिए। ए वाले ब्लॉक की कहानी देखो, ए वाले ब्लॉक की कहानी देखो। सर ए वाला ब्लॉक यहां से चला और यहां पे जाके रुक गया, यानी कि पहले उसने डिस्टेंस ट्रेवल की थी एल, फिर उसके बाद फिर से यहां से चला और यहां पे जाके फिर से रुक गया, यानी कि उसने फिर से डिस्टेंस ट्रेवल करी एल। यानी कि अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं, टाइम पीरियड ऑफ ए, तो कितना हो जाएगा साहब? एल डिस्टेंस चला, फिर एल डिस्टेंस चला, पहले इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, यानी कि 2 बार उसने एल डिस्टेंस ट्रेवल किया विद द स्पीड ऑफ v, तो ये टाइम पीरियड हो जाएगा ए का। मैंने तो आपको सिर्फ पिक्चर से बता दिया कि यहां पे जो पीरियोडिक मोशन हो रहा है कि, है ना, लेकिन इसको भी प्रूफ भी करना है। वो तो बस मैंने तुम्हें एक बता दिया कि टाइम पीरियड ऑफ ए क्या होगा, वो आगे काम आएगा भी। ठीक है, पर इससे पहले प्रमाण देना पड़ेगा कि ऑसिलेटरी मोशन है, सॉरी पीरियोडिक मोशन है कि नहीं है। तो उसके लिए अभी हम चलते हैं यहां पे और देखते हैं यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कॉन्जर्वेशन के हिसाब से हम जानते हैं कि टोटल एनर्जी जो होती है बेटा वो कांस्टेंट होती है। अब यहां पे टोटल एनर्जी के नाम पे तो एक काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जब काइनेटिक एनर्जी आती है तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं आती, जब पोटेंशियल एनर्जी आती है तो काइनेटिक एनर्जी नहीं आती, तो एक ही काइनेटिक एनर्जी प्लस हाफ के एक्स का स्क्वायर शुड बी कांस्टेंट। समझते हो बात को? हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर शुड बी कांस्टेंट, क्योंकि देखो जब बी वाला ब्लॉक मूव कर रहा था, जब बी मूव करता था तो स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे थी, जब बी रुक गया तो स्प्रिंग में आ गया पोटेंशियल। ए का तो समझ गया ना ऑसिलेशन हो रहा है, बी का बता देता हूं बस तुम लोगों को। ए का तो समझ गया ना तुम, पीरियोडिक मोशन है, एक बी के लिए बता देता हूं, ठीक है। टोटल एनर्जी कांस्टेंट, बी वाला मूव करा हाफ एम वी स्क्वायर से, स्प्रिंग को कंप्रेस किया, कंप्रेशन से हाफ के एक्स स्क्वायर आ गया। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ अगर आपने डिफरेंशिएशन कर दिया तो कहानी कुछ इस प्रकार से बनेगी। यहां पे देखो हाफ एम वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2v dv बाई dt प्लस
हाफ के एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x dx बाई dt और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 2 से 2 भी खत्म हो जाएगा। mv भाई dv बाई dt को एक्सेलरेशन कहते हैं, प्लस kx dx बाई dt को वेलोसिटी कहते हैं। इट शुड बी 0। वेलोसिटी कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो। ma प्लस का kx शुड बी 0। सो ma शुड बी इक्वल्स टू माइनस का kx, a इक्वल्स टू माइनस का k बाय m इंटू एक्स। जानिए पहचानी सी इक्वेशन है कुछ। क्या एसएचएम के लिए ये इक्वेशन नहीं लिखते थे? a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्या ये इक्वेशन नहीं लिखी जाती थी एसएचएम के लिए? a इक्वल्स टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो भाई वही तो आ रही है हमारे पास। तो ओमेगा स्क्वायर, पहली बात तो प्रमाण मिल गया ना कि एसएचएम हो रहा है यहां पे। अरे एसएचएम भी तो पीरियोडिक मोशन होता है यार, नहीं होता क्या? एक पढ़ाया था पीरियोडिक मोशन, फिर पढ़ाया था ऑसिलेटरी मोशन, फिर पढ़ाया था सिंपल हार्मोनिक मोशन। बोला था सारे ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होते हैं, सारे एसएचएम भी ऑसिलेटरी होते हैं जो अल्टीमेटली पीरियोडिक भी तो होंगे। तो ये एसएचएम की इक्वेशन है, तो भाई पीरियोडिक मोशन भी तो है ना ये। तो जी बिल्कुल साहब, दिस इज द केस ऑफ अ पीरियोडिक मोशन। दिस इज द केस ऑफ अ पीरियोडिक मोशन। तो मतलब ए का तो मुझे समझ आ रहा था कि साहब यहां जाता है, फिर यहां आता है, फिर यहां जाता है, फिर यहां आता है। ए का तो मैं समझ गया, लेकिन बी का नहीं समझ पा रहा था, तो बी का भी हमने प्रमाण दे दिया। अच्छा, तो यहां से ओमेगा स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू के बाय एम। तो ओमेगा शुड बी अंडर रूट ऑफ के बाय एम। टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के। तो ये टाइम पीरियड किसके लिए आया? बी के लिए आ गया। ए के लिए टाइम पीरियड मैं पहले बता चुका था। लेकिन सर रुको ना, ये तो कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए होता था। ये तो कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए होता था। आपका ऑसिलेशन वहां तो हाफ हो रहा है। जो फॉर्मूला आप लगा रहे हो ये तो कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए था, बट यहां पे तो हाफ ऑसिलेशन हो रहा है। हाफ ऑसिलेशन हो रहा है यानी कि टाइम पीरियड भी आधा हो जाएगा। तो टाइम पीरियड ऑफ बी इज एक्चुअली t बाई 2, क्योंकि बी हाफ ऑसिलेशन कर रहा है ना, इसलिए 2 पाई बाई 2 अंडर रूट ऑफ m बाई के, पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के। और a के लिए जो आया था टाइम पीरियड, इट इज 2l बाई वी। L डिस्टेंस यहां चले, L डिस्टेंस यहां चले, 2L डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड इज द टाइम पीरियड ऑफ A। अगर मैं टोटल टाइम पीरियड की बात करूं, so it is equal to the time period of A plus time period of B, and it is given by pi under root of m by k plus का 2l by v. So this is the total time period in this scenario, और यही हमारा फाइनल आंसर भी होगा। तो उम्मीद करता हूं बात आपको समझ आ रही होगी। तो एक बार छापना शुरू करेंगे राइट फ्रॉम हियर। मुझे पता है थोड़ा सा लंबा चला गया, बट हाँ समझने वाली बात थी यहां पे, ठीक है? तो इसको छाप लो यार जल्दी से, पहले फिर हम आगे बढ़ते हैं। समझते हो ना बात को? क्या हुआ? ए वाला ब्लॉक आया था, आ रहा था, कोलिजन हुआ इलास्टिक वाला, ए वाला रुक गया, बी वाला आगे गया, आगे जाके स्प्रिंग को कंप्रेस किया, कंप्रेशन करके वापस आया। जब कंप्रेस करने जा रहा था तो स्पीड वी थी, कंप्रेस करके वापस आया तो भी स्पीड वी थी, बस डायरेक्शन बदल गई। नोट किया सभी ने? फिर आप इधर आओगे, हाँ यहां पे, तो ए के लिए तो समझ आता है कि साहब ए वाला ब्लॉक पहले इधर आया, एल डिस्टेंस, यहां रुक गया,
फिर यहां से चला, यहां पे कोलिजन होगा फिर से। समझो, यहां से आया, यहां पे रुका, यहां से गया, फिर से टकराया, तो बेटा एक बार इधर आना, एक बार इधर जाना, टोटल डिस्टेंस L प्लस L 2L। और स्पीड तो कांस्टेंट है ना उसकी, स्पीड तो कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज द टाइम, सो 2L अपॉन V इज द टाइम पीरियड ऑफ A। सिंपल। B को देखना पड़ेगा भाई उसका ऑसिलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो भाई पूरा प्रमाण दे दिया B के लिए भी मैंने, यहां पे B के लिए पूरा प्रमाण दे दिया यहां पे कि भाई देख लो ऑसिलेशन है, यहां पे पीरियोडिक मोशन है। छापा सभी ने, यहां पे आ जाओ। सो अभी तक आप क्या कर रहे थे, बी के लिए सॉल्व कर रहे थे, बट ये टाइम पीरियड आया, लेकिन बाद में पता चला यार ये तो टाइम पीरियड तब होता है ना जब कंप्लीट ऑसिलेशन होता है, यानी कि मीन पोजीशन से एक बार एक्सट्रीम पे जाओ, फिर से मीन पे आओ, दूसरे एक्सट्रीम पे जाओ, फिर से मीन पे आओ। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया सर, मीन पोजीशन से एक एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, दोबारा मीन पोजीशन पे आया, पर दूसरे एक्सट्रीम पे नहीं गया ये, यानी कि इसने सिर्फ आधा ऑसिलेशन किया। आधा ऑसिलेशन करने के लिए आधा टाइम पीरियड लगता है, तो बी का टाइम पीरियड होगा T/2, ये वाला। ए के लिए टाइम पीरियड पता है, टोटल टाइम पीरियड हो जाएगा ए का टाइम पीरियड प्लस बी का टाइम पीरियड, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। छाप लिया सभी ने, सभी ने? चलिए भाई बहुत बढ़िया, तो मैं इसको यहां से मिटा देता हूं और अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर, जो कि कहता है फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल एज शोन इन द फिगर, नेग्लेक्ट द स्मॉल इफेक्ट ऑफ द बेंड नियर द बॉटम। बॉटम पे थोड़ा बहुत बेंड पे इफेक्ट होगा, उसको नेग्लेक्ट कर देना, यानी कि ऐसा मत बोला कि सर यहां पे तो आगे बॉल फंस जाएगी या कुछ होगा, नेग्लेक्ट करो सारे इफेक्ट को। पार्टिकल के यहां से छोड़ा, इधर जाएगा, ऑसिलेट करेगा, है ना, यहां से छोड़ा, यहां गया, वापस आया, ऑसिलेशन हुआ, तो टाइम पीरियड बताओ क्या होगा उसका। यहां से छोड़ा, यहां गया, फिर यहां से वापस इधर आएगा, तो उसका टाइम पीरियड बताओ क्या होगा। क्या ट्राई, क्या कर सकते हैं, बड़ी सिंपल सी अप्रोच है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। अरे गुस्सा काहे होते हो भैया। हाँ, तो भाई एक काम करो ना, पहले तो इस पार्ट पे देखो, बॉल नीचे आएगी, यहां पे समय लगा मान लो T1, फिर बॉल ऊपर जाएगी, यहां पे कहीं पे पहुंचेगी, समय मान लो लगा T2, फिर से बॉल नीचे आएगी, तो भाई जितना समय ऊपर जाने में लगा उतना ही समय नीचे आने में भी लगेगा। फिर से बॉल यहां जाएगी, तो जितना समय नीचे आने में लगा था उतना ही समय ऊपर जाने में भी लगेगा। बॉल यहां से नीचे आई, मान लो T1 टाइम लगा, फिर यहां से ऊपर गई, मान लो T2 टाइम लगा, फिर अपने रास्ते को दोबारा फॉलो करेगी, क्योंकि तभी तो पीरियोडिक मोशन हो सकता है बेटा। टाइम पीरियड ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल, टाइम पीरियड मांग रहा है, मतलब पीरियोडिक मोशन तो होने वाला है ना। तो बॉल नीचे आई, फिर यहां से गई, तो नीचे आने में समय लगा T1, यहां से ऊपर जाने में समय लगा T2, फिर से बॉल नीचे आएगी और इधर जाएगी, तो यहां से लेके यहां तक और वापस आने में जो टाइम लगेगा दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ T1 प्लस T2। क्या ये बात सही रहेगी? ठीक है साहब, तो सबसे पहला टास्क हमारा ये होगा कि हम T1 निकाल लें, है ना। तो मैं इस वाले पार्ट के लिए सॉल्व करूंगा। 45 डिग्री का इंक्लिनेशन, पार्टिकल यहां पे रेस्ट पे था, जा रहा है इधर, एक्सेलरेशन होता है G sin थीटा का, यानी कि G sin 45 डिग्री। इसकी हाइट आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है, बोले तो 0.1 मीटर। तो अलोंग द इंक्लाइन इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा इट इज गिवन बाय h डिवाइडेड बाय sin 45। ये कैसे निकाला आपने? अरे वही फॉर्मूला, sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर दे रखा है, ये हाइपोटेन्यूज है, sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन sin थीटा। सो हाइपोटेन्यूज क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन sin 45 डिग्री, परपेंडिकुलर 0.1 डिवाइडेड बाय sin 45 1/√2, 0.1
अंडर रूट ऑफ 2, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। साहब फॉर्मूला लगता है S इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर, और इस फॉर्मूले में यू टी वाला पार्ट शून्य हो जाएगा बिकॉज इनिशियली पार्टिकल रेस्ट पे था। हाफ ए टाइम लगा T1 का स्क्वायर, S की जगह पे मैं लिखता हूं 0.1 अंडर रूट ऑफ 2 हाफ इनटू एक्सेलरेशन की जगह G sin 45, सो 10 इंटू साइन 45 1 बाय अंडर रूट ऑफ 2 इंटू T1 का स्क्वायर। पॉइंट हटाया, अपॉन में 0 आया, बाई रूट 2 इधर जाएगा और ये 2 भी इधर जाएगा, सो 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, ये 10 नीचे आएगा तो हो जाएगा 10 इंटू 10, T1 का स्क्वायर बन गया ये। मुझे यहां पे डिवीजन करना चाहिए था इसका वैसे, चलो कोई बात नहीं। तो यहां से T1 की जो वैल्यू आएगी इट कम्स आउट बी लाइक 0.2 सेकेंड्स। सॉल्व करने वाली बात है बेटा, उम्मीद कर रहा हूं कर ही लोगे तुम लोग सॉल्व। रूट 2 इंटू रूट 2 2 होता है, तो 2 टू 4 बाय 100, 4 बाय 100 का स्क्वायर रूट करोगे तो 2 बाय 10 होगा, 2 बाय 10 बोले तो 0.2 सेकेंड्स। अच्छा ठीक है, मतलब मुझे ये तो पता चल गया कि यहां से नीचे आने में समय लगेगा 0.2 सेकेंड, यहां से ऊपर जाने में समय क्या होगा। तो सर पहले तो यहां पे वेलोसिटी निकाल लूं मैं। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला है नेग्लेक्ट द स्मॉल इफेक्ट ऑफ द बेंड नियर द बॉटम। यहां पे जो बेंड है उसको नेग्लेक्ट कर दीजिए, तो जितनी स्पीड से बॉल ऊपर नीचे आ रही थी उतनी स्पीड से भी मैं कंसीडर करता हूं बॉल ऊपर भी जा रही होगी। एनर्जी कंजर्वेशन के तहत बॉल नीचे आ रही है, यहां से ऊपर जा रही है, जितनी स्पीड यहां पे होगी उतनी स्पीड ऊपर भी कंसीडर कर लूं मैं जाने के लिए इसको, ठीक है। तो हमने बोला कि बॉल जितनी स्पीड से नीचे आ रही थी उतनी स्पीड से ऊपर जा रही है, तो अब मैं ऊपर जाने वाले पाथ को कंसीडर कर रहा हूं 60 डिग्री। बॉल ऊपर जाएगी v स्पीड से और यहां पे कहीं पे जाके बॉल रुक जाएगी। ये जो डिस्टेंस है मुझे नहीं पता कितनी है ना, मुझे इससे फर्क भी नहीं पड़ता वैसे तो, पर मैंने बोला कि मान लो ऊपर जाने में जो समय लग रहा था वो था T2, ऊपर जाने में समय लग रहा था T2, v निकालना पड़ेगा सर। इस वाले केस के लिए जो फाइनल वेलोसिटी थी वो इस वाले केस के लिए इनिशियल वेलोसिटी बनेगी, तो यहां से v निकालो कितना बनेगा, इस वाले केस में v कितना आएगा, यहां पे सर v निकालें, सो v इक्वल्स टू u प्लस 81, u वाला पार्ट हो जाएगा 0, सो v इक्वल्स टू a की जगह g साइन थीटा यानी कि 10 बाय अंडर रूट ऑफ 2 इंटू T1 की जगह 0.2। तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी वो इस वाले के लिए इनिशियल वेलोसिटी बनेगी, तो v की जगह रूट 2 पुट करेंगे, रूट 2 मीटर पर सेकेंड। मुझे T2 निकालना है, तो वही कहानी, फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस का a इंटू T2। फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी रूट 2 थी, एक्सेलरेशन होगा माइनस का g साइन 60 डिग्री इंटू T2, तो रूट 2 इज इक्वल टू g की जगह 10 साइन 60 रूट 3 बाई 2 होता है इंटू T2, 0.2 अंडर रूट ऑफ 2 बाई 3 सेकेंड। इसको सॉल्व करना पड़ेगा साहब, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, कितना बनेगा ये, मक्कारी कर लें थोड़ी सी, रूट 2 की जगह 1.4, रूट 3 की जगह 1.7 कर लेते सॉरी, थोड़ी सी मक्कारी करते हैं, और T2 की जगह 0.2, 1.4 अपॉन 1.7, पॉइंट से पॉइंट मरेगा, कैंसल आउट हो जाएगा, 14 17 डॉट लगाया 0 आएगा, 17 को किससे करें कि 140 आ जाए। क्या कहते हो तुम लोग, नहीं 6 से कर ले, 7 से कर लेते है ना, 8 से करते हैं, 7 8 8 1 8 8 5, अरे बहुत शानदार,
तो 0.8 आ रहा है बेटा कुछ, है ना? सो T2 विल बी 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.8, तो T2 विल बी 0.16 सेकेंड। मिल गया T2 भी? हाँ भाई, T2 भी मिल गया। अब हमारा काम है टोटल टाइम पीरियड निकालना, विच इज 2 टाइम्स ऑफ T1 प्लस T2, 2 टाइम्स ऑफ T1 प्लस T2। अलग कलर से लिख लेते हैं ताकि पहचान हो जाए इसकी। जीरो 0.2 प्लस का 0.16, ओ सॉरी 36 आएगा ना यहाँ पे, क्या कर रहा हूं मैं? सही है। तो यहां से कितना बनेगा बेटे? 36 2 6 2 12, 72, 0.72 सेकेंड्स। सो टाइम पीरियड क्या मैं बोलूं? 0.72 सेकेंड्स हो सकता है। अब क्योंकि मैंने यहां पे थोड़ी बहुत मक्कारी करी है तो एग्जैक्ट आंसर ना आके उसके करीबी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि यहां पे थोड़ी बहुत मक्कारी करी थी तो मक्कारी की वजह से एग्जैक्ट नहीं बल्कि उसके थोड़ा सा करीब आंसर आ जाएगा। तो यह है कहानी क्वेश्चन नंबर 29 की। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रही होगी। तो इसको जल्दी से छापो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। समझ गए बातें? ये तो सिंपल ही था वैसे, ना? हाँ, ये वाला सिंपल था, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा इस वाले में। ठीक है, ये तो सिंपली हो गया कि भाई यहां से नीचे आया, फिर ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, फिर से इधर गया। ठीक है, तो पीरियडिक मोशन था। चलिए भाई, तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहे हैं यहां पे? ऑल द सर्फेसेस शोन इन द फिगर आर फ्रिक्शनलेस, द मास ऑफ द कार इज m। यहां पे गाड़ी है जिसका मास कैपिटल M है, ब्लॉक का मास स्मॉल m है, स्प्रिंग का कांस्टेंट k दे रखा है। इनिशियली गाड़ी और ब्लॉक रेस्ट पे थे और स्प्रिंग को स्ट्रेच किया गया था थ्रू अ लेंथ ऑफ x0, यानी कि इनिशियल इलोंगेशन जो था वो x0 था व्हेन द सिस्टम इज रिलीज्ड। फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ द ब्लॉक एंड द कार एज सीन फ्रॉम द रोड। ठीक है, तो रोड से जब आप इस गाड़ी को और ब्लॉक को देखोगे तो क्या एम्पलीट्यूड होंगे इनके सिंपल हार्मोनिक मोशन के, बताना है। सेकेंडली आपको बताना है फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस। इनका टाइम पीरियड भी बताना कितना होगा। टोटल टाइम पीरियड आएगा यहां पे जो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कर पाओगे इसको? पहली चीज आप समझते हो कि जैसे ही ब्लॉक को छोड़ेंगे तो ब्लॉक इधर जाएगा। ब्लॉक अगर इधर जाएगा तो गाड़ी इधर जाएगी, फिर ऑसिलेशन करने के बाद ब्लॉक जब इधर आएगा तो गाड़ी भी इधर आएगी। समझते हो ना बात? स्प्रिंग एलोंगेटेड थी, जैसे छोड़ा ब्लॉक इधर भागेगा, ब्लॉक जैसे इधर भागेगा गाड़ी इधर भागेगी, फिर ब्लॉक इधर आएगा तो गाड़ी इधर भागेगी। यानी कि ब्लॉक ऑसिलेशन कर रहा है तो गाड़ी भी ऑसिलेशन करेगी। तो दोनों का एम्पलीट्यूड बताना है सिस्टम का। ठीक है, तो देखो भाई कैसे कर सकते इस क्वेश्चन को सॉल्व, फिर हम बताते हैं। किया ट्राई? चलो भाई मैं बताता हूं कैसे करना है। बड़ी सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। पहली बात तो इस प्रकार के सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। अगर आपको याद हो तो ऐसे क्वेश्चंस आते थे जिसपे कोई बालक होता था जो प्लैंक पे चलता था, है ना? याद आ रहा है कुछ? तो जब ये लड़का इधर जाता था तो ये प्लैंक पीछे की तरफ आता था, है ना? तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस मोमेंटम कंजर्वेशन पे जो बेस्ड होते थे वो हमने कर रहे हुए हैं पहले, है ना? तो इसी कॉन्सेप्ट पे ये भी कहानी टिकी हुई है और यहां पे भी ऐसा ही कुछ चलेगा कि जब ये ब्लॉक इधर की तरफ जा रहा है तो जो ये कार है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन जा रही है। अच्छा, मतलब कि मान लो इनिशियली ऐसी कुछ कहानी थी, ये ब्लॉक जिसका मास स्मॉल m है, ये गाड़ी जिसका मास कैपिटल M है। ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ मान रहा हूं मैं इस टाइम पे, ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ था और इनिशियली स्प्रिंग स्ट्रेच थी
यही बोला गया है सब कुछ। ब्लॉक रेस्ट पे था, स्प्रिंग इज स्ट्रेच थ्रू अ लेंथ ऑफ एक्स नॉट। इनिशियली यहां पे स्प्रिंग अपनी एक्स नॉट पे थी, ऐसी थी कहानी। ये स्प्रिंग का यहां पे नेचुरल लेंथ था, लेकिन स्प्रिंग ऑलरेडी एलोंगेटेड थी यहां पे। जैसे आप इसको छोड़ोगे, ये जो ब्लॉक है अंदर की तरफ आएगा। ऑब्वियसली बात है, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में आना चाहती है, तो ये ब्लॉक अंदर की तरफ आ रहा है। ठीक है, ठीक है। तो कहानी कुछ इस प्रकार से बनेगी अब कि जब ये ब्लॉक अंदर की तरफ आया तो मान लो वो कितना आया, x1। देखो भाई, x1 क्यों ले रहा हूं मैं क्योंकि मैं जानता हूं कि ये ब्लॉक क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। ऑब्वियस बात है, यहां से छोड़ेंगे, इधर आएगा, फिर ऑसिलेशन करेगा। अब तुम सोच रहे होंगे कि सर x1 क्यों, x0 क्यों नहीं? वजह यह है कि जो ब्लॉक जब अंदर की तरफ आएगा तो ये गाड़ी जो है, ये जो कार है जिस पे ब्लॉक को रखा गया है, ये भी तो मूव कर रहा है, जिसके कारण यहां पे अब इसका जो एम्पलीट्यूड है वो x0 ना होके कुछ और भी हो जाएगा। तो यहां पे इसका हमने एम्पलीट्यूड माना x1, तो ये गाड़ी इधर जाएगी x2 से। ये ब्लॉक अगर अंदर की तरफ आता है x1, तो ये गाड़ी जा रही है इधर की तरफ x2। अब ये गाड़ी इधर x2 जा रही है, जिसके कारण यहां पे ब्लॉक के पास कुछ एडिशनल आएगा एम्पलीट्यूड, विच इज x2 अगेन। ब्लॉक गाड़ी के ऊपर रखा है ना, गाड़ी अगर x2 इधर जा रही तो इधर और कंप्रेशन करेगा उसमें वो। तो यहां पे क्योंकि एक्सटर्नल कोई भी फोर्स नहीं है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन से ये बात साफ साफ कही जा सकती है। सबको मैं मिटा देता हूं। फ्रॉम मोमेंटम कंजर्वेशन, अब इसको तुमने ऐसे पढ़ा होगा, मैं बताता हूं। स्मॉल m इंटू x1 शुड बी इक्वल टू कैपिटल M इंटू x2। ये तुमने इस तरीके से पढ़ा होगा कि साहब अगर नेट फोर्स जीरो है, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, क्योंकि इनिशियली सभी रेस्ट पे थे। तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होने के कारण फाइनल वेलोसिटी भी जीरो हो गई, यानी कि सेंटर ऑफ मास में कोई भी शिफ्ट नहीं होगा। तो फिर फॉर्मूला लगाते थे mx1 प्लस mx2 करके। हाँ, ये वही तरीका है। ये वही तरीका है, और उसी तरीके से हमने इसको फॉलो करते हुए क्या डायरेक्टली लिख दिया कि फ्रॉम द मोमेंटम कंजर्वेशन, ये वाली बात हम बोल सकते हैं। तो ये पहला इक्वेशन हमारे बड़े काम आने वाली है। इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया इसको। ठीक है, पहली इक्वेशन बड़े काम आएगी अपनी। अब इसके बाद रही बात तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ सर स्प्रिंग फोर्स है, इसके अलावा कोई और फोर्स नहीं सर, सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग फोर्स है। सर अभी तक तो बोले थे कोई फोर्स नहीं है, अब आप बोल रहे हो स्प्रिंग। अरे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है बेटा, ये अंदर की बात है ना। एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, बाहर से कोई नहीं आया, इनका आपसी मामला ही है। तो स्प्रिंग फोर्स है जो कि कंजर्वेटिव होता है। यहां पे स्प्रिंग फोर्स है जो कि कंजर्वेटिव है, और कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए आप जानते हो एनर्जी कंजर्वेशन लगाया जा सकता है। तो यहां पे भी एनर्जी कंजर्वेशन लगा दूं यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन का इस्तेमाल करते हुए जब हमने इसको सॉल्व करा तो पता चला कि भाई इनिशियली तो हमारे पास एनर्जी थी हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर, फाइनली हमारे पास एनर्जी आई हाफ के, लेकिन सर यहां पे देखो x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? स्प्रिंग को कंप्रेस किया जा रहा है x1, स्प्रिंग को कंप्रेस किया x1, लेकिन सर ये गाड़ी इधर जा रही है x2 से, जिसकी वजह से और ज्यादा पुश करेगा इसको ये। अरे ऐसा होता नहीं है क्या कि तुम किसी गाड़ी पे सामान रख दो और गाड़ी आगे जाती है तो सामान पीछे की तरफ खिसक के आ जाता है? तो ये गाड़ी आगे जा रही है जिसकी वजह से और कंप्रेस करेगा। तो x1 तो कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ और करेगा कितना, x2। ऐसा होता है ना कि किसी भी गाड़ी पे सामान रख दो तो जैसे गाड़ी आगे भागती है वो पीछे आता है सामान। तो ये भी तो वही कहानी है। ये ब्लॉक इधर आ रहा था तभी तो ये गाड़ी आगे जा रही थी, ये गाड़ी आगे जा रही है तो ब्लॉक ऑलरेडी इधर की तरफ कंप्रेशन कर रहा था x1, तो और करेगा कितना, x2 और करेगा। तो टोटल जो यहां पे कंप्रेशन कर रहा था वो x1 प्लस x2 कर रहा था। तो यहां से हाफ के से हाफ के खत्म हो जाएगा, और x0 का जो स्क्वायर होगा इट विल बी योर x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। बात समझ रहे होंगे मेरी अब क्यों किया मैंने x1 प्लस x2? अलग अलग क्यों नहीं लिखा?
हाफ के एक्स वन स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स, साथ में इसलिए लिखा क्योंकि टोटल इलोंगेशन हो रहा है बेटे, सॉरी टोटल कंप्रेशन हो रहा है। यहां से छोड़ा, स्प्रिंग कंप्रेस होगी अब, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये इधर आएगा अपने नेचुरल लेंथ पे आने के बाद, अब इसको कंप्रेस करेगा, यहां से नेचुरल लेंथ पे आया, अब और कंप्रेस करेगा, कितना किया, x1 किया। जैसे ये इधर और आया बेटा, ये गाड़ी आगे की तरफ चलने लगी, कितनी x2 चली क्योंकि छोटे से डब्बे को गाड़ी पे रखा था और गाड़ी आगे की तरफ जा रही थी, तो ये और पीछे आएगा। x1 तो आ रहा है लेकिन साथ में और कितना आएगा, x2 भी पीछे आएगा। तो यहां पे x1 प्लस x2 की बेटा तो यहां से x0 विल बी इक्वल्स टू x1 प्लस x2। समझ रहे हो बात को? तो ये जो लेंथ थी, जैसे थोड़ा सा x1 आगे आया, जैसे x1 आ गया है गाड़ी आगे बढ़ी, जैसे x1 पीछे आया गाड़ी आगे बढ़ी, x2 गाड़ी आगे बढ़ने से और पीछे आएगा ये, तो टोटली अब यहां पे आ चुका है अपने नेचुरल लेंथ पे। तो यहां से पता चलता है कि x0 जो है वो x1 प्लस x2 के बराबर आ रहा था। ठीक है, चलिए भाई साहब समझते हैं। भी क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। मुझे इंडिविजुअली इनका एम्पलीट्यूड चाहिए, तो भाई डब्बे का एम्पलीट्यूड x1 है, गाड़ी का एम्पलीट्यूड x2 है, ये हमें निकालना है। तो एक काम करो ना, यहां पे x1 x2 की वैल्यू यहां से उठा के पुट कर दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x1 हो जाएगा कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल m टाइम्स ऑफ x2। इसको उठा के इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए। पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2। तो जैसे इसको 2 में पुट किया तो x0 इज इक्वल्स टू x1 की जगह कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल m x2 प्लस का x2। x0 इज इक्वल्स टू कैपिटल M प्लस का स्मॉल m डिवाइडेड बाय स्मॉल m इंटू x2। समझ लो बात को? क्लियर है? ये m इधर चला जाएगा तो इट विल बी योर m x0 डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M, इट विल बी योर x2। तो ये x2 मिल गया मुझे, गाड़ी का एम्पलीट्यूड मिल गया। तो x1 निकालना है भाई, ये x2 की वैल्यू उठा के यहां फेंक दो। तो x1 मिल जाएगा कितना, कैपिटल M x0 डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M। लो भाई x1 और x2 दोनों की वैल्यूज मिल गई। x2 की वैल्यू उठा के यहां पुट करोगे तो आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी x1 की, विच इज गिवन बाय m x0 डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M। तो गाड़ी का और डब्बे का दोनों के एम्पलीट्यूड मैंने निकाल दिए हैं। x1 इज द एम्पलीट्यूड फॉर द डब्बा एंड x2 इज द एम्पलीट्यूड फॉर द गाड़ी। गाड़ी बोला है ना भाई, हम कुछ और ही तो नहीं बोल रहे। हाँ कार ही बोले ना, चलो ठीक है। तो पहली चीज तो फाइंड करी हमने इनके एम्पलीट्यूड के बारे में, है ना? ठीक है साहब। सेकंड चीज आपसे मांगा जा रहा है टाइम पीरियड ऑफ द टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस। तो भाई दोनों का जो टाइम पीरियड होगा वो बताना है क्या होगा। तो दोनों का टाइम पीरियड कैसे निकाले साहब? तो कौन कौन सी एनर्जीज यहां पे काम कर रही है सर? यहां पे जो एनर्जीज काम करेंगी, एक तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी काम करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यहां पे x1 प्लस x2 का कंप्रेशन हो रहा था। उसके अलावा ये ब्लॉक्स मूव कर रहे थे। ब्लॉक्स अगर मूव करते हैं तो यहां पे आती है उनकी काइनेटिक एनर्जी। सॉरी यार, है ना? तो इनकी काइनेटिक एनर्जीज आती है। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए इनकी कोई वेलोसिटी भी तो होगी, तो इनकी वेलोसिटी कंसीडर करनी पड़ेगी। सो लेट v1 and v2 be the velocities of small m and capital M respectively. Let's say v1 and v2 be the velocities of small m and capital M be respectively. यानी कि कैपिटल M वाला मूव करेगा v2 से और स्मॉल m वाला मूव करेगा v1 से। लेकिन ध्यान रखो, स्मॉल m वाला किस पे मूव कर रहा था? स्मॉल m वाला किस पे मूव कर रहा था? कैपिटल M पे मूव कर रहा था। और अगर स्मॉल m वाला कैपिटल M पे मूव करता है तो वो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M होगी। सोचो ना,
स्मॉल एम वाला कैपिटल एम वाले पे मूव कर रहा है, तो जो उसकी वेलोसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम है वो, है ना। तो यहां पे v1 इज वेलोसिटी ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगी? So this is the velocity of small m with respect to ground। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये वाली वेलोसिटी हो जाएगी इसके बाद। भाई ये तो बात तो तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि अगर वो मूव कर रहा है कार के ऊपर तो उसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द कार होगी ना। तो हमने तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी निकाली उसकी, हमने उसकी वेलोसिटी निकाली है विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ठीक है साहब, अगर आपने वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड निकाल दी है तो अब काम बन जाएगा अपना। बोलो जरा। अच्छा गलती कर दी क्या इसमें? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे ना यार, तो रिलेटिव वेलोसिटीज ऐड होती ना। हाय हाय हाय, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे तो v1 माइनस का v2। हाँ, नाउ इट्स परफेक्ट। ठीक है, सो इट इज v1 माइनस v2 विद रिस्पेक्ट टू अपोजिट डायरेक्शन में ना। भाई गाड़ी जिस डायरेक्शन में जा रही है, ब्लॉक उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए रिलेटिव वेलोसिटी ऐड की जाती ना, तो वो गलती हम कर रहे थे। चलो ठीक है। एनीवेज, नाउ यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन, यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन, टोटल एनर्जी शुड बी कांस्टेंट। देखो भाई हमें टाइम पीरियड निकालना है तो यही प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ेगी। सो हाफ कैपिटल M v2 का स्क्वायर प्लस हाफ स्मॉल m v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर प्लस हाफ k x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर शुड बी कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा? कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है ये बातें यहां तक? तो कोई समस्या परेशानी किसी प्रकार की तो नहीं है ना? नहीं, ठीक है साहब, समझ गए बात को। वैसे अगर तुम यहां पे हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर भी लिखोगे, क्योंकि इनिशियल एनर्जी वही थी, तो वो जीरो हो जाएगी वैसे भी, है ना, तो उससे इतनी दिक्कत नहीं आएगी अपने को। अच्छा एक बात बताओ, यहां पे v1 माइनस v2 को कैसे एलिमिनेट करें? तो उसके लिए हम फिर से मोमेंटम कंजर्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। फ्रॉम मोमेंटम कंजर्वेशन कैपिटल M v2 शुड बी इक्वल्स टू स्मॉल m v1 माइनस v2। क्या ये बात सही रहेगी? मोमेंटम कंजर्वेशन से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मोमेंटम का तो कंजर्वेशन होता ही है। सो v1 माइनस v2 शुड बी इक्वल्स टू कैपिटल M v2 डिवाइडेड बाय स्मॉल m। सो v1 माइनस v2 इक्वल्स टू कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल m इंटू v2। ये बात आपको समझ आती होगी। तो जहां पे v1 माइनस v2 है वहां पे ये लिख देना, तो पूरी कहानी v2 के फॉर्मेट में आ जाएगी फिर। अच्छा ठीक है साहब, फिर आगे बढ़े। सो हाफ m v2 का स्क्वायर प्लस हाफ m कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल m इंटू v2, इसका होल स्क्वायर कर दिया, प्लस का हाफ k। अब जब यहां पे v2 लिया है तो कोशिश करना वहां पे पूरी इक्वेशन को x2 में कन्वर्ट करें। यहां पे आपने v2 में कन्वर्ट किया है तो कोशिश करो इसको x1 प्लस x2 को कन्वर्ट कर लें x2 के फॉर्मेट में। सो इक्वेशन थी mx1 शुड बी इक्वल्स टू कैपिटल mx2। तो x1 की जगह आप लिख सकते हो कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल m टाइम्स ऑफ x2। ये पहले कर चुके हम लोग, सबसे पहले यही किया था हमने। तो ये x1 की वैल्यू उठा के यहां पे आप ये पुट कर देना, तो आपकी इक्वेशन पूरी x2 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आओ जरा देखते थे इसको। कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल m x2 प्लस x2 का होल स्क्वायर शुड बी कांस्टेंट।
बेटा जी कुछ चीजें कॉमन कॉमन होगी तो निकाल देना। तो हाफ m v2 का स्क्वायर प्लस हाफ स्मॉल m कैपिटल M का स्क्वायर v2 का स्क्वायर डिवाइड बाय स्मॉल m का स्क्वायर प्लस हाफ के एक काम करो यहां पे x2 को भी निकाल दो। तो x2 का स्क्वायर कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस 1 का होल स्क्वायर शुड बी कांस्टेंट। ठीक है। अच्छा यहां से भी हाफ कैपिटल M v2 स्क्वायर कॉमन निकाल दिया 1 प्लस यहां बचेगा कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस हाफ के x2 का स्क्वायर 1 प्लस कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल m का होल स्क्वायर शुड बी कांस्टेंट। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दीजिए। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स दोनों तरफ डिफरेंशिएशन किया तो हो जाएगा हाफ m 2v2 dv2 बाय dt 1 प्लस कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस हाफ के 2x2 dx2 बाय dt 1 प्लस कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल m का होल स्क्वायर शुड बी 0 क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। हे भगवान इतना खतरनाक सवाल है। कुछ नहीं है dv2 बाई dt की जगह एक्सेलरेशन पुट कर दीजिए dx2 बाई dt की जगह v2 पुट कर दीजिए आपकी कहानी सॉल्व हो जाएगी। 2 से तो 2 खत्म हो जाएगा 2 से ये 2 भी खत्म हो जाएगा ये बनेगा mv2 dv2 बाई dt की जगह एक्सेलरेशन करता हूं। सो mv2 इंटू एक्सेलरेशन और यहां पे कहानी 1 प्लस कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस के x2 इंटू dx बाई v2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस कैपिटल M बाय स्मॉल m का होल स्क्वायर शुड बी 0। सोच लो देख लो यही बात है। mv2 dv2 बाई dt की जगह एक्सेलरेशन पुट किया 1 प्लस कैपिटल M बाय स्मॉल m प्लस के x2 dx2 बाई dt की जगह v2 पुट किया v2 ही बनेगा ना ये। हाँ चलेगा ना ये प्लस 1 प्लस कैपिटल M बाय स्मॉल m का होल स्क्वायर शुड बी 0। तो ये किया मैंने यहां पे देखो v2 कॉमन है निकाल दो। सो ma और 1 प्लस ये भी निकाल दो कॉमन है ना v2 और 1 प्लस कैपिटल M बाय m निकाल दीजिए कॉमन के x2 1 प्लस कैपिटल M बाय स्मॉल m शुड बी 0। बेटा 1 प्लस कैपिटल M बाय स्मॉल m कॉमन निकाला v2 भी कॉमन निकाला भेज दिया 0 के पास। सो ma शुड बी इक्वल्स टू माइनस का k 1 प्लस कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल m इनटू x2। सो a इक्वल्स टू माइनस का k 1 बाय कैपिटल M प्लस 1 बाय स्मॉल m इनटू x2। ठीक है समझ रहे हो बात को। अब क्या होगा सिंपल सिंपल सी बातें हैं ज्यादा रॉकेट साइंस लगाना नहीं है इसको सॉल्व कर लीजिए। माइनस का k स्मॉल m कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल m कैपिटल M x2 शुड बी योर एसएचएम की इक्वेशन दिख रही है सभी को। एसएचएम की इक्वेशन दिख रही है सभी को। तो भाई साहब बस एसएचएम की इक्वेशन है ये ओमेगा है तो टाइम पीरियड भी निकल जाएगा। ऐसे टाइम पीरियड निकल जाएगा तो देखो भाई कैसे निकालेंगे टाइम पीरियड को। तो यहां से जब कंपेयर किया तो a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाली इक्वेशन आ गई। तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा k स्मॉल m प्लस कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल m कैपिटल M। तो ओमेगा का स्क्वायर हटा दो तो यहां पे इस पे लगता है अंडर रूट और टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा। तो टाइम पीरियड बनेगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ स्मॉल m कैपिटल M डिवाइडेड बाय k टाइम्स ऑफ स्मॉल m प्लस कैपिटल M। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द टाइम पीरियड जब दोनों ब्लॉक्स यहां पे थे। एक तो गाड़ी थी और एक ब्लॉक थे और गाड़ी और ब्लॉक ऑसिलेट कर रहे थे। ठीक है समझते हो बात को।
टाइम पीरियड कैसे निकाला, एनर्जी कंजर्वेशन लगाया, और कुछ भी नहीं है भाई, ज्यादा रॉकेट साइंस हमने इसमें नहीं लगाई एक्स्ट्रा। तो एक काम करो, यहां से छापना शुरू करो उसको, यहां से पूरा नोट करो, कहानी मैंने बता दी क्या हुआ। एम वाला ब्लॉक इधर जा रहा था, x1 से ये गाड़ी इधर जा रही थी x2 से, जिसकी वजह से ये और जाएगा आगे x2। तो यहां पे जो टोटल एम्पलीट्यूड की बात कर रहे थे वो x1 प्लस x2 हो रहा था, वो x0 के बराबर आया आगे चल के। हो गया? अच्छा, फिर यहां पे आओ, इससे पीछे भी कुछ है क्या? मोमेंटम कंजर्वेशन से वाली बातें बोल सकते थे कि mx1 शुड बी इक्वल टू कैपिटल M टाइम्स ऑफ x2। फिर एनर्जी कंजर्वेशन लगाया, हाफ के x0 का स्क्वायर इक्वल टू हाफ के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर हो रहा था। तो x0 इक्वल टू x1 प्लस x2 आ रहा था। हो गया? तो x1 और x2 these are the amplitudes for this car and the block। ठीक है, फिर आगे बढ़े, हमने बोला कि भाई यहां पे v1 v2 be the velocities of the blocks and the car। तो v1 जो है, क्योंकि वो गाड़ी के ऊपर चल रहा है, तो v1 is actually the velocity of the block with respect to the car, है ना। तो v1 velocity of the block था कार के रेस्पेक्ट में। तो यहां से हमने फिर सॉल्व किया, तो velocity of block with respect to the ground हमने फाइंड किया। फिर एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से टोटल एनर्जी कांस्टेंट करके सारी कहानी मैंने तुम्हारे आंखों के सामने रख दी है ना। मोमेंटम कंजर्वेशन से v1 माइनस v2 भी मैंने बता दिया कितना आ रहा है, और x1 की जगह ये वाली वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। फिर डन। फिर आप यहां पे आए, आपने इसको सॉल्व किया, डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन करके 0 पुट किया। हो गया? फिर यहां पे आए, सॉल्विंग के बाद कुछ चीजें कॉमन निकाल दी और उसको 0 के बराबर पुट किया, और फिर हमारे पास ये इक्वेशन आई। ये इक्वेशन देख के मुझे एसएचएम की इक्वेशन की याद आई, और ओमेगा को मैंने यहां पे लिख दिया, और टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा होता है, तो टाइम पीरियड आ गया। दिस इज द टाइम पीरियड फॉर द ऑसिलेशन। क्लियर रहेगी बातें सभी को? पक्का? चलिए भाई, तो यहां पे खत्म होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, और इसी के साथ समाप्त होता है हमारा आज का ये छोटा सा सेशन भी। सो उम्मीद करता हूं जो सवाल मैंने आपको कराया वो आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको लगता है तो वीडियो को दोबारा जरूर देखिए, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे अगले सेशन में कुछ नए सवालों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी